जय हिंद सभी को। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था और आपको बताया गया था कि आज से अपन क्या करेंगे। कल तक अपन ने जो लास्ट क्लास में किया था उसमें पदार्थ की अवस्थाएं अपन ने कवर कर ली थी। आज से हम क्या कवर करेंगे, आज से हम कर रहे हैं केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिस्ट्री में कई बार आता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। उसके पहले हम आपकी कैमरा क्लीन कर दें ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए अभी हाँ, काफी प्रॉपर कैमरा है क्लीन। अब आते हैं, सारी चीजें आज को बताते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए पदार्थ में जो चेंजेस होती है वो किस किस बेस पे चेंजेस होती है। वो एक तो होता है फिजिकल चेंजेस, एक होता है केमिकल चेंजेस। दो ही प्रकार के चेंजेस जनरली देखे जाएंगे। ठीक है, तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार का होगा, एक होगा फिजिकल चेंजेस, एक होगा केमिकल चेंजेस। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसको देखते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन होंगे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले जो परिवर्तन होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर बातें समझते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। दो प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हमने बता ही दिया है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। दो तो आपको पता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्लियर रखेंगे आप तो लिख लीजिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब उन दोनों प्रकार के परिवर्तन को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ताकि हमारे पेपर में उससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा फिजिकल चेंजेस, मीन्स कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा फिजिकल चेंजेस भौतिक परिवर्तन और एक हो जाएगा केमिकल चेंजेस रासायनिक परिवर्तन। सर इसे कैसे याद रखें, बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा कल को पेपर में, तो क्या ही चीज करेंगे। ठीक, आप मतलब जो आपको साइंस में जुगाड़ बताए जाते हैं वो भी बड़े काम के हो जाते हैं कई बार। आप ना ऐसे याद रख सकते हो कि फिजिकल चेंजेस का मतलब ऐसी अवस्था, मतलब एक ऐसी चीज है जिसको आप दोबारा वैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंजेस। मान लीजिए फिजिकल चेंजेस में हम क्या कर देते हैं, बर्फ से पानी बनाना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है। ठीक है, बर्फ से पानी बनाना, फिर पानी से बर्फ बनाया जा सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल, आप बर्फ से पानी बना सकते हो, पानी से बर्फ बना सकते हो, दोनों ही तो बर्फ का पानी में बदलना या पानी का बर्फ में बदलना कौन सी अवस्था आएगी, फिजिकल चेंजेस। क्लियर हो रहा है? टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से उसकी अवस्थाएं बदल जाती है। कौन सी अवस्था, पहले उसकी द्रव अवस्था थी, फिर उसके बाद ठोस अवस्था हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवस्थाएं का परिवर्तन है वो तो खैर चलेगा, लेकिन जो अवस्था परिवर्तन हो गया उसमें क्या बोल सकते हो आप, फिजिकल चेंजेस। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि जिसको सर दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है उसे फिजिकल चेंजेस बोल सकते हो। ठीक है, एक मोटा मोटा हिसाब। और जिसको दोबारा उस अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता वो केमिकल चेंजेस। पहला मेजर डिफरेंस तो ये बोल सकते हो आप, जिसको दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है वो फिजिकल चेंजेस, और दोबारा उस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो केमिकल चेंजेस। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, तो अगर मोमबत्ती पिघल गई है तो पिघली है, जल नहीं रही है। ठीक है, मोमबत्ती पिघली है तो पिघल कर मोम बचा हुआ है। तो मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल चेंजेस में आएगा क्योंकि तापमान के कारण उसमें परिवर्तन आया है और वो पिघल कर अभी भी उसी अवस्था में, फिर उसी को मोमबत्ती के रूप में बना सकते हो। पिघल गई, पूरा आ गया, फिर उसी को मोमबत्ती बना सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, ये फिजिकल चेंजेस। मतलब मेजर डिफरेंस, कोशिश ये करना कि इससे लिंक करके जितने भी एग्जांपल्स होंगे सारे याद करने की कोशिश करना कि जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसी अवस्था में फिजिकल चेंजेस, जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता केमिकल चेंजेस। मेन डिफरेंस आप ये रखिएगा दोनों में। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या सर, देखते हैं कौन कौन सा आएगा फिजिकल भौतिक परिवर्तन में और कौन कौन सा आएगा रासायनिक परिवर्तन में। ठीक, रासायनिक। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट कर भाई एग्जांपल। ये तो डायरेक्टली पेपर में आते हैं भाई, ये सारे एग्जांपल डायरेक्टली पेपर में आते हैं, तो आपको याद रखना है कार्बन डाई से सूखी बर्फ बनना। ठीक है, कार्बन डाई से क्या बनना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, सूखी बर्फ। इसी को ही बोलते हैं कि ड्राई आइस। ठीक है, इसी को बोलते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या है। ड्राई आइस क्या है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपसे कि ड्राई आइस क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलना है आपको, पेपर में बहुत क्वेश्चन आया है कि ड्राई आइस क्या है, तो आपको याद रखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई गैस कहते हैं। तो ना ये बता दे रहे हैं पेपर का एक और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट, कि कई बार पेपर में आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस, या ड्राई आइस किसे कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। फिर इसके बाद आता है सॉलिड।
कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ जो बनती है वो कौन सा है, फिजिकल चेंजेस है, टेम्परेचर में वो उसके कारण। ठीक, अब इस पे आता है मोमबत्ती का पिघलना। हमने आपको बहुत बार बताया कि मोमबत्ती का पिघलना जो होगा, मोमबत्ती का पिघलना क्या रहेगा, मोमबत्ती का जो पिघलना रहेगा सर वो रहेगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना कह देंगे, मोमबत्ती का जलना, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जो जल रही है वो केमिकल रिएक्शन के कारण जल रही है, लेकिन जो पिघल रही है वो फिजिकल के कारण। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जलना केमिकल है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। अच्छा, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आया था तो वो अभी केमिकल अलग अलग कर लेंगे, जरूरी नहीं वो, लेकिन मोमबत्ती का दोनों में आता है, इसलिए इधर पिघलना और उधर जलना लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं क्या, पानी से बर्फ का बनना। बिल्कुल आपको बताया गया था कि पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ, पानी से जो बर्फ बनता है वो कैसा होता है, चाहे पानी से बर्फ बनना या फिर बर्फ से पानी बनना, दोनों एक ही बात है। पानी से बर्फ बन जाए या फिर बर्फ से पानी बन जाए, दोनों ही एग्जांपल इस पे लिख सकते हो। पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ठीक है, दोनों एक प्रकार का फिजिकल चेंजेस में। ठीक है, इसके बाद इवन तो ये भी कर सकते हो क्योंकि टेम्परेचर में ही परिवर्तन के कारण पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, और पानी से वाष्प भी बना, बर्फ से वाष्प, जो भी हो, गैस अवस्था या वाष्प। समझ रहे हो, इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर देना। पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, बर्फ से बर्फ का वाष्प में बनना, वाष्प का पानी में बनना, मतलब यही है पानी मेनली। पानी को ही आप कंपैरिजन कर सकते हो, पानी का बर्फ से भी तुलना कर सकते हो, और इसका ऐसे चेंज करना, ठीक है, और पानी का वाष्प बनना, वाष्प बनना, और वाष्प का पानी बन जाना। ठीक, ये सब पानी के एग्जांपल आ सकते हैं, तो आप याद रख सकते हो, मतलब हम ज्यादा ना लिख करके इन शॉर्ट आपको बहुत बता देना है। फिर चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, ओहो ये थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। सर अभी सिखाए थे कि उसको उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको फिजिकल चेंजेस और, ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोले थे, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण जब ये आता है बच्चों के सामने, तब बोलते हैं तब क्या है सर ये, चीनी में नमक या पानी का मिश्रण। क्या बोल रहे हैं, चीनी में नमक या पानी का मिश्रण, चीनी या नमक का। वही हम कहे कि चीनी में कैसे देगा भाई, चीनी या नमक का, ये देना चाहिए, चीनी या नमक का पानी मिश्रण। या तो शक्कर को बोल दो या तो उसको। ठीक है, जब अपन शरबत बनाते, कोई भी चीजें बनाते, घोल देते हैं, तब तो सर शक्कर तो पूरी घुल गई, अब कहां से शक्कर वापस लाओगे। लेकिन आप याद रखिए, सीरा, पहले आप उसकी अवस्था को चेंज कर देते, एकदम सीरा जब घोल देते बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म पर हो जाता है, फिर जब आप उसे जमने छोड़ देते तो फिर शक्कर शक्कर इकट्ठे होने लगती है, नहीं होने लगती है, तो किसी ना किसी माध्यम से आप उसे फिर ब्रेक कर देते हो। ठीक, मतलब कि उसी अवस्था में ले आते हो। अगर कुछ करना भी नहीं रहता, अलग से कुछ नहीं करना रहेगा, आप क्या करोगे, उसी को थोड़ी देर छोड़ दोगे, जैसे आपने गर्म किया तब तो वो सीरा पूरा पिघल गया है, लेकिन जैसे ही उसे ठंडा किया तब चीनी चीनी सारी चीजें इकट्ठी होने लगती, चीनी सारी चीजें इकट्ठे होने लगती है। वाष्पित कर दिया पानी को, पानी को वाष्प कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो ना, उसकी अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकते हो। सीरा इसके लिए आप याद रख सकते हो, चीनी या नमक के मिश्रण के लिए याद रखने के लिए, मेन तो याद ही रखना भाई, पेपर में तो डायरेक्टली आएगा आपके सामने, चीनी या नमक का पानी का मिश्रण क्या होगा, मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री वो मारेंगे, रासायनिक। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, ये किस में जाएगा, फिजिकल चेंजेस में जाएगा, टिक कर लीजिए। यही वाले में कंफ्यूज हो गए, बाकी सब तो कर लोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा, क्योंकि सर शक्कर में पानी का मिश्रण, ये तो केमिकल चेंजेस हो जाएगा, नहीं, आपको याद रखना फिजिकल चेंजेस। ठीक है, समझ पा रहे हो, और क्यों रहेगा, कैसे याद रखने की टेक्निक है वो बता दी भाई। सीरा से याद रखो कि सीरा को पहले आप गर्म करोगे तो एकदम लिक्विड फॉर्म पर चला जाएगा, लेकिन फिर उसे छोड़ दोगे फिर जम जाएगा, शक्कर एकदम जम जाएगी, है ना, तो वैसा। चलो, फिर इसके बाद आता है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। ठीक है, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। कपूर का जलना, कपूर का जलना, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कपूर का जलना हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। कपूर का जलना मतलब अभी आप बोल रहे हो मोमबत्ती का जलना केमिकल रिएक्शन है,
और कपूर का जलना फिजिकल है। ये क्या ही बात है, आ रही बात समझ में? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर भी क्या हो रहेगा, कपूर भी तो जल रहा है, मोमबत्ती भी जल रही थी, तो मोमबत्ती का जलना केमिकल रिएक्शन है, कपूर का जलना फिजिकल रिएक्शन है। हालांकि यहाँ पर ये होना था ना, वैसे कपूर क्या करता है, जलने के बाद पिघलता नहीं, डायरेक्टली क्या होता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। जैसे ही कपूर जला तुरंत वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठीक है। तो वो जो चेंजेस होती है, कहाँ आपको अलग से कुछ छोड़ता है, हालांकि लास्ट में कुछ ना कुछ वो छोड़ देता है, लेकिन उसमें कुछ मिलाया जाता है तभी वो कालापन छोड़ता है, वरना वो अपनी अवस्था बदल देता है तुरंत। टेम्परेचर करने से वो अपनी अवस्था बदल देता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, कपूर का जो जलना रहेगा, तो ये किस में जाएगा, ये भी आपका फिजिकल चेंजेस में जाएगा। यही सब तो अलग है ना, इसीलिए तो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो छोटी छोटी चीज करा रहे हैं, ताकि आपको ये याद रखना पड़े, ताकि आपको ये याद रखना पड़े। क्योंकि आप खुद देखिए, पानी चीनी समझकर भी केमिकल कर सकते थे। जब मोमबत्ती का जलना सर केमिकल था, तो कपूर का जलना भी हमारे दिमाग में केमिकल आएगा, ठीक है। आपको पता, कपूर जब जलाते हो तुरंत वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है ना, ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। जबकि सिस्टम क्या होना चाहिए, ठोस से पहले आना चाहिए द्रव में, फिर द्रव से जाना चाहिए गैस में। लेकिन क्या होता है, उसको जलाए जहां कपूर को, तुरंत वो गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो कपूर का जलना क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंजेस, आपको याद रखने ये सारे फैक्ट, ठीक है। रेत का पानी में घुलना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये आप याद रख पाओगे कि सर हाँ, रेत पानी में घुली है, पानी अलग की रेत अलग की, किसी भी मेथड से उन दोनों को अलग कर दिए, हो गया, है ना, ठीक है। पानी का रेत में घुलना, पानी का सॉरी रेत का पानी में घुलना ना, रेत का पानी में, रेड का पानी में घुलना, ये कौन सा चेंजेस आएगा, फिजिकल चेंजेस, जिस पे रेड मार्क करें या याद रखें, आप खुद देख रहे हो कि हाँ सर इसमें हम गलती कर सकते हैं, ठीक है। कपूर को आप क्या करो, गैस अवस्था में, फिर उसे कपूर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ है, वेपराइजेशन जो हुआ है वो ठंडा हो जाए तो भी काम बन जाए। रेत का पानी में घुलना, ये चीज हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये वाली अलग करें तो ड्राई आइस का अलग से बताए हैं। अम्लीकृत जल का, अम्लीकृत मीन्स एसिटिक वाटर, एसिटिक जो वाटर होगा, अम्लीकृत जल होगा, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। ये सब वो चीजें हैं जिसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहेंगे। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, इसमें तो जनरली अवस्था चेंज होती नहीं है। अम्लीकृत जो जल रहता है उसमें जनरली अवस्थाएं नहीं चेंज होती, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं कि भाई अम्लीकृत जल में विद्युत अपघटन। लेकिन विद्युत अपघटन सोच के लोग सोचेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इन बातों को याद रखोगे, चलो बढ़िया है। फिर इसके बाद आता है क्या, क्योंकि यही सब वो की है जो बच्चे जल्दी गलती करने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन में चीनी या नमक का विषण आएगा, बच्चे केमिकल मारेंगे। यहाँ पर कपूर का जलना, केमिकल मारने वाले हैं। इस पे भी बच्चे केमिकल मार सकते हैं जिनको याद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। लोहे का चुंबकीकरण, ये तो सभी को याद रहता है, लोहे का चुंबकीकरण, चुंबकीयकरण, चुंबकीयकरण, ठीक है। लोहे का चुंबकीकरण, ये भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोहे का जो चुंबकीकरण है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि लोहा जो रहेगा उसको चुंबक की अवस्था में बदल दिया जाता है। कई बार तो आपके मोहल्ले क्या बोल रहे हैं, आपने घर में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि बहुत समय तक अगर आप किसी चुंबक को लोहे में चिपका देते हो ना, बहुत समय तक चुंबक को किसी लोहे में चिपका के रख देते हो, जो बहुत समय हो जाता है, तो वो लोहा भी एक प्रकार से मैग्नेट का काम करने लगता है। अब उस मैग्नेट को अलग कर दो और उस लोहे की कील या जो भी लोहा है उसको भी किसी लोहे के पास ले जाओ, वो भी अट्रैक्ट होता है, वो भी जाके चिपकने लगता है। तो भाई वो तो लोहा था, चुंबक कैसे बन रहा है, तो क्या होगा, वो तो छोटा प्रॉपर्टी हो जाता है, लेकिन बड़े स्तर पे उसका किया जाता है। तो लोहे का चुंबकीकरण जो है, लोहे को चुंबक की अवस्था में बदल दिया जाता है, फिर चुंबक से चाहो तो उस लोहे को बना सकते हो। तो जिसे आप ये बोल सकते हो कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है उस अवस्था में, वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंजेस। जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता वो कहलाएगा केमिकल चेंजेस। जहां पर आपको डाउट होगा वो सबको हमने रेड में कर दिया, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब आते हैं केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, ठीक है। वन बाय वन करना है, सारी चीजें आपको सीखनी है। अब आता है क्या, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन एक बार खट्टा हो गया ना, तो फिर वो मीठा नहीं होने वाला कोई चेंजेस करने से, ठीक है। तो मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा क्या होना, दूध का दही में बदलना भी केमिकल चेंजेस है ना। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अगर ना दे तो हमको बता देना, ठीक है। सर यहाँ पर दिया हुआ है केवल मक्खन का खट्टा होना। उसमें जब, क्योंकि मक्खन का जो होता है, मक्खन तो जनरली क्या होता है, अच्छा होना चाहिए वैसा मीठा वाला थोड़ा, लेकिन मक्खन का खट्टा होना, केमिकल रिएक्शन हो गया उसमें, खट्टा हो गया, अब दोबारा नहीं मीठा। मक्खन का खट्टा होना, और ये भी याद रख लो, दूध का दही में बदलना, दूध का दही, अगर ना हुआ उसमें लिखा हुआ तो दूध का दही में बदलना।
दूध का दही में बदलना, ये भी कौन सा आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होती तभी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगरबत्ती का जलना, हाँ भाई ये भी याद है, अगरबत्ती, अगरबत्ती का जलना, देख लो, जबकि कपूर का जलना फिजिकल चेंजेस था, ठीक है, यही बड़ी बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं बच्चे। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती के जलने के साथ साथ मोमबत्ती भी लिख लो, मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब किसमें जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में। इसके बाद आप कह सकते हो खाने का पचना, खाना पचना बोल रहे हैं, खाने का पचना, जो अपन खाना पच रहे हैं वो, खाना पचना, खाना पचना, ये भी केमिकल चेंजेस है, एक बार पच गया तो फिर उसके बाद नहीं, ठीक है, आप उस अवस्था में बता सकते हो। खाने का पचना, लकड़ी का जलना, ये सब कहाँ से आ रहा है सर एग्जाम्पल, सब पेपर में आए हुए वहां से, वरना ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल डले हैं, लेकिन सब के सब एग्जाम्पल पेपर में आए हुए इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है। खाना पचना, उसके बाद लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल गई तो दोबारा नहीं कुछ कर सकते हो, फिर कोयले ही काम आएगा आपके, लकड़ी का जलना, लकड़ी जलने को इन ब्रैकेट में आप ये कर सकते हो कि लकड़ी क्या, इट मीन्स कोई सा भी लकड़ी बर्न हो गई, ठीक, इसी प्रकार से कोई भी ईंधन जल जाए, कोई भी फ्यूल जल जाए, अगर आपने पेट्रोल को भी जला दिया तो अब दोबारा वापस नहीं आने वाला, ठीक, तो ईंधन का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, ईंधन का जलना। उसके बाद आ जाते हैं किसमें, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसके लिए तो आप फॉर्मूला वार्मूला भी पढ़ते हो, तो उसी से क्लियर हो जाएगा कि भाई लोहे पर जंग लगने के लिए फॉर्मूला वार्मूला भी रहता है, तो शायद केमिस्ट्री में चला जाए, ठीक है, इस तरह से चीजें आपको याद तो रख ही सकते हो। लोहे पर जंग लगना, इसमें ऐसा कोई भी नहीं था जिस पर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। लोहे पर जंग लगना क्या होगा, पानी रहेगा और लोहा रहेगा, वो आपस में क्रिया करेंगे बहुत समय बाद, ठीक है, तो उसके बाद क्या रहेगा, और जनरली कई बार पूछा जाता है लोहे के किस भाग पर सबसे पहले जंग लगेगी, लोहे के किस भाग पर सबसे पहले जंग लगेगी, कोने की ओर, बीच की ओर, कहां पर लगेगी सबसे ज्यादा पहले जंग, ठीक है, तो आप कॉर्नर्स पे पहले जंग लगेगी, क्यों लगेगी, जनरली उसका उत्तर कॉर्नर्स नहीं होना चाहिए, उसका उत्तर होना चाहिए कटे फटे स्थान पर, जहां पर सबसे ज्यादा कट्स लगे होंगे वहीं पर सबसे पहले जंग लगने वाली है, ठीक है, तो ऐसे भी याद रखते हो, बाकी अगर कभी ऐसा आता है तो आपको याद रखने कॉर्नर पे, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये कौन सी प्रक्रिया से होती, तो ऑक्सीकरण लिख लीजिएगा, कई बार ये भी आ सकता है, ऑक्सीकरण या अपचयन, दो प्रकार की ये होती है केमिकल रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना, तो आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। फिर इसमें आते हैं लोहे पर जंग लगना, तो हो गया, आपको याद हो जाएगा, दूध से दही का बनना, वो पहले हमने करा दिया, हमको लगा दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, दूध से दही का बनना, ये तो बहुत पेपर में आता है, दूध से दही का बनना। फास्फोरस का केरोसिन में डालना, फास्फोरस को केरोसिन में क्यों डाल के रखते हैं, क्योंकि वो उससे केमिकल रिएक्ट क्या रहेगा, फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में, फास्फोरस का केमिकल, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना। इधर पर याद रखिए कि फास्फोरस कई बार ना जो फास्फोरस रहेगा उसे केरोसिन तेल में डालोगे तो क्या होगा, कई बार नहीं पूछा आपने कि फास्फोरस को किस में डालना चाहिए, पानी में डालना चाहिए कि किस में, सोडियम को किस में डालना चाहिए, जरा ये दोनों कमेंट कर दीजिएगा आप। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, एक तो मिनी माता रोग पूछता है पेपर में, मिनी माता रोग, ये किससे होता है, इसकी कमेंट कर दीजिएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एक होता है फास्फोरस को किसमें डाल के रखा जाता है, और दूसरा पूछेगा सोडियम, ठीक है, एक होता है मिनी माता और एक और होता है, एक होता है मिनी माता और एक और याद क्यों नहीं आ रहा है, एक इटाई रोग। ये चार चीज आपको जहां से भी करना हो कर लीजिए, गूगल सर जैसे भी करना कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है, सोडियम को किसमें रखा जाता है, फास्फोरस को किसमें रखा जाता है, उसके बाद मिनी माता रोग के लिए क्या सबसे मेन करेगा काम, और इटाई रोग किससे होता है। ये दो चार क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये चार क्वेश्चन आपके वर्क है, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ये चार क्वेश्चन की कौन कौन देगा। तो फास्फोरस को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्यों, केमिकल रिएक्शन से लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना, कि उसमें केमिकल रिएक्शन ना बचाने के लिए। सोडियम को पानी में डालना, ठीक है, सोडियम को पानी में डालना कि सोडियम को
चलो कुछ क्लू मिल चुके हैं आपको, जाने दो, हमें क्या मालूम। तो आपको याद रखना है फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना और सोडियम का पानी में डालना। सोडियम का पानी में डालना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि फास्फोरस को केरोसिन तेल में डाला जाता है क्योंकि यह क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। सोडियम को पानी में रखा जाएगा क्योंकि ये क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। सोडियम को किस में रखेंगे और उसको किस में रखेंगे और क्यों रख रहे हैं, क्रिया करते हैं कि नहीं करते, किस लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम तार का जलना। तो ये तो हो ही जाएगा प्लेटिनियम तार, अब चूंकि पूछा है तो लिख लीजिए, पेपर में आया है इसीलिए लिख लीजिए, प्लेटिनियम तार का जलना। कपूर का जलना याद रखना फिजिकल चेंजेस है, और बाकी मैक्सिमम चीजों का जलना केमिकल में आएगा, ठीक है। कपूर क्योंकि उसमें एक प्रकार से डायरेक्ट अवस्था परिवर्तन हो जाती है, चेंजेस नहीं होता, मतलब कि सीधा वो होता है, उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है हीट वाला, ठीक। पदार्थ का किण्वन, पदार्थ या किसी भी चीज का किण्वन। अगर आपने शराब बनाते हैं, किससे बनाते हो, किण्वन प्रोसेस से करते हो ना। जो आपकी शराब भी बनती है, अल्कोहल बनता है, बियर्स बनती है, वो सब किसमें होता है, किण्वन। फ्रूट्स को एकदम किण्वन प्रोसेस में गुजारा जाएगा, ठीक है। इधर पर की सिरका जो बोल जाएगा, ये सब चीजें किसमें आएगी, केमिकल रिएक्शन में जाएगी। तो पदार्थों का किण्वन मतलब पदार्थों मीन्स कोई भी चीज हो सकता है, पदार्थों का किण्वन। कल को सिरका भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये हो गया फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, दोनों में मेजर डिफरेंस है। और सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। फिजिकल चेंजेस में ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं गई थी जो आपको दिक्कत करे, बाकी सारी चीजें बनी जाएगी, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, केमिकल चेंजेस, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें आप अच्छी तरह से याद रखना। अब आ जाते हैं किस पे, इन क्वेश्चनों को मिटा देते हैं और छोटी सी 5 मिनट की क्लास और कर लेते हैं, तो 5 मिनट और कर लेते हैं, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। और जितने भी नोट्स 1 बाय 1 दे रहे हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, ठीक है। जो भी हम दे रहे हैं समझते चलिए, सीखते चलिए, बहुत जरूरी है। लोहे पर जंग लगने का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लोहे पर जंग लगना कि क्या क्या आएगा इसमें, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस पे लोहे पर जंग लगना। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते होंगे लोहे के बारे में, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, इसके बहुत क्वेश्चन पेपर में आते, किस किस तरह के और लोहे से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते करें। पहला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो आपको याद रखना है, हम बोल दे रहे हैं, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो केमिकल चेंजेस है या फिर रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। केमिकल चेंजेस या फिर रासायनिक परिवर्तन, ये याद है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग किसके कारण होता है, लोहे पर जंग किसके कारण होता है, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजन के कारण। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ आपको नमी भी बतानी पड़ेगी। जब तक वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मतलब नमी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस नमी दोनों का होना जरूरी है। और क्या क्रिया होती है वो इसी लाइन में लिखवा दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद रखना, लोहे पर जंग कब लगेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति या नमी में, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, नमी भी होनी चाहिए, तब वहां पर क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन क्रिया होकर के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होकर के लोहे पर जंग लग सकती है, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिए। तो ऑक्सीजन और नमी दोनों अवेलेबल होना चाहिए, और इस प्रक्रिया को क्या बोल सकते हो आप, ऑक्सीकरण। आगे ही लिखवा दे ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी, अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता। ओ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चे ये सोचते हैं कि लोहे पर जब जंग लगती है तो भार घट जाता है। जनरली सोचते कि यार लोहे पर जंग लग रही, लोहा तो खराब हो गया, तब तो घट गया होगा वेट। आपको याद रखना है, जंग लगने पर भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि भाई बढ़ता है कि घटता है। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, अच्छी चीज है, काम की, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु, भार तो बढ़ गया, आयु क्या होगी, तो आयु इतना तो कॉमन है सर, आयु घट जाएगी। आयु घट जाएगी सर उसकी, मतलब अगर वो लोहा 5 साल चलने वाला होगा, 50 साल चलने वाला होगा, तो 45 साल में वो हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आयु घट जाएगी, आयु घट जाएगी, आयु घट जाती, जंग लगने पर भार तो बढ़ जाएगा लेकिन आयु घट जाएगी। इसके बाद आते हैं किस पे, लोहे को जंग से बचाने के लिए
जस्ते का लेपन किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहती है? तो आप लिख सकते हो लोहे को जंग से बचाने के लिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा क्या किया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए, क्या किया जाता है? जस्ते का लेपन किया जाता है, जस्ते का लेपन। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन करते हैं, जस्ते का लेपन करते हैं। जस्ता मतलब जिंक। उस अगर मान लीजिए रॉड लोहे की है, जिसे मुझे खराब होने से बचाना, तो इस पर मैं क्या करूंगा? मैं इस पर क्या करूंगा? जिंक की पॉलिश मरवा दूंगा, जिंक लगवा दूंगा, ठीक है, जिंक की मिनी पॉलिश बोल सकते हो। तो जिंक का लेपन करवाओगे और इस प्रक्रिया को बोलते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, इंग्लिश में शायद इसे बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। अच्छी तरह से याद रखना, कल को ये पूछ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की जो परत चढ़ाते हैं उसको ही गैल्वेनाइजेशन बोल सकते हैं, जस्तीकरण बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों को याद रखना है ना। कल को अगर पूछ ले गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ती है उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। जस्तीकरण कहलाता है, इसी को गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उस पर, अच्छा देख रहे, लकड़ी पर दीमक लग जाती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कीड़े होते घुस जाते हैं, घूम 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 करते रहते, रात दिन खराब कर देते काम, पता भी नहीं चलता कहाँ घुसे, मारो पानी और कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसा अपन लोग क्या करते हैं, बस कुछ लकड़ी लेकर के निकल, बाहर निकल, कुछ कर अंदर ही निपट जा, नहीं होता है वो, क्या पता कहाँ घुसा रहता है, जानेंगे इसको, ठीक है। तो याद रखें कि लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, लकड़ी बोल रहे हैं, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को कीड़े मकोड़े, चूंकि ये जिंक आ गया है कि लकड़ी को, लोहे को भी जिंक बचा रहा है, लकड़ी पर भी आप चाहो तो जिंक क्लोराइड का लेपन कर सकते हो, जिंक क्लोराइड। आप लकड़ी को भी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, दीमक लग जाती, सारी चीज होती, तो जिंक क्लोराइड का लेपन कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं जस्ते की, अब जस्ता, क्योंकि अब ये सब आ गया तो बीच बीच में वो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए थे वो, बाकी उसका लिखने का यहाँ क्या जरूरत थी, ठीक है। तो ये जरूरी था, लेकिन चलो इसी बहाने हमने जो पूछे रहे वो भी काम बन गया। इटाई रोग, मिनी माता रोग, जस्ते फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, सोडियम को किसमें रखते हैं, सब क्वेश्चन है आपके ऊपर। तो इसीलिए क्योंकि जिंक का जिक्र हो ही रहा था, तो यहाँ पर आ गया है कि जिंक की कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से किस पे, ये बहुत पेपर में आया क्वेश्चन है, जिंक की कमी से धान में, पैडी बोलते हैं इसको, धान, ठीक है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। आप हमें याद दिलाइएगा कि सर एक दिन ना रोगों की ट्रिक करवा दीजिए, ठीक है। जनरली क्या करवाएंगे, जैसे गन्ने में रेड रस्ट रोग, ठीक है ना, आलू में रोग, इसमें रोग, उसमें रोग, तो कुछ चीजों की हम आपको ट्रिक अवेलेबल करवा देंगे जिससे आप इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हो कि किसमें कौन सा रोग होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग बहुत पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद धान का खैरा रोग पूछा जाता है कि खैरा रोग किस में होता है, तो जनरली धान में होता है। किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। मुर्गी के कई बार रोग पूछ लिए जाते हैं, वो तो पशुपालन क्षेत्र में चला जाएगा, लेकिन खेती में कई बार पूछे जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट, एक तो धान का हो गया खैरा रोग, एक गन्ने का पूछता है लाल सड़न रोग, ठीक है, कि लाल सड़न रोग, तो वो आपको याद रखना चाहिए, समझ पा रहे कि, और ये क्या है, फंगस है, किसके कारण होता है, वो सब भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई है। फिर रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों को मुख्य 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, द्रव को मुख्य 3, ठीक है। तो देखिए रासायनिक संगठन, अगर उसको केमिकल चेंजेस के तौर पर बनाते हैं, तो केमिकल चेंजेस पर उसको कितने प्रकार से बांटा गया है, तत्व, ठीक है, केमिकल चेंजेस पे एक बनाया गया तत्व, दूसरा बनाया गया क्या, यौगिक, और तीसरा मिश्रण। ये सब रासायनिक परिवर्तन, इनकी प्रॉपर्टी पर, तो रासायनिक संगठन, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के आधार पर इन्हें कि क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, कैसे क्या, उसके बॉन्ड पर ये बनाया गया है कि तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। तो तत्व पर समझो, यौगिक को समझेंगे, मिश्रण को समझेंगे, तत्व यौगिक मिश्रण को, ठीक। तत्व यौगिक मिश्रण को जब आप समझते हो, तत्व यौगिक मिश्रण को, तत्व का मतलब बस लिख लीजिए एलिमेंट, यौगिक का मतलब लिख लीजिए क्या, यौगिक को कंपाउंड, और मिश्रण को लिख दीजिए मिक्सचर। तत्व को एलिमेंट बोलोगे, यौगिक को मिश्रण बोलोगे, यौगिक को कंपाउंड बोलोगे और मिश्रण को मिक्सचर बोलोगे। अच्छा, मेजरली जो डिफरेंस होता है
तत्व एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक ही प्रकार के जो अणुओं से मिलकर बना है उसे तत्व बोल सकते हो। तत्व सर किसे बोलोगे? जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो उसमें जितने भी है वो सब क्या है? तत्व। एलिमेंट ही तो अवेलेबल है ना, समझ पा रहे हो? जितने भी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या अवेलेबल है? जितने के जितने सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल है। तो तत्व को क्या बोल सकते हो? एलिमेंट। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जो बने रहेंगे तत्व बोल सकते हो। ठीक है। यौगिक, कंपाउंड। यौगिक ये हो गया एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर, ठीक है, एक ही प्रकार के अणु परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं, वो हो गया। ठीक है। यौगिक को क्या मेजर डिफरेंस करोगे? प्रॉपर रेशो। यहाँ पर बोलना है निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में कोई चीज मिलकर, निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, इसको अच्छा बोलना, ये ज्यादा बेस्ट पड़ेगा कि निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। और मिश्रण में क्या बोलोगे? अनिश्चित अनुपात। ठीक है, अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात। प्रॉपर रेशियो में टू और मोर देन टू एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। अनिश्चित अनुपात में, इम्प्रॉपर रेशियो में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर मिश्रण बनाते हैं। इसका कोई रेशियो निश्चित नहीं होता, कम ज्यादा कुछ भी कर दो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यौगिक अगर आपको बनाना है तो आपको एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। जैसे अगर यौगिक जल, उदाहरण जो है यौगिक का है, अगर आपको जल बनाना है तो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु लेंगे तभी जाकर बन पाएगा जल। ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि यौगिक का, तत्व का और मिश्रण क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कि मानव में सबसे ज्यादा क्या, तत्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर लेसन भी करेंगे। तो चलिए, अब हमें लगता है कि दो तीन क्लास और ऐसी छोटी छोटी आधे आधे घंटे की क्लास में, दो तीन क्लास में आपका ये सारी चीजें कवर हो जाना चाहिए। ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आप सभी को। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चले फिर आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और जिसके क्वेश्चन हमने पूछे थे उन सबको कमेंट पे करिएगा। इसी तरह आपको 1 बाय 1 क्लासेस मिलती रहेगी। हो सकता है 1-2 दिन का बीच में गैप हो जाए। ठीक है। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि रेगुलर ही अवेलेबल करवा पाए। ठीक है। लेकिन आपको जितना भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो अच्छी तरह से पढ़िए, MCQ लगाइए आप, है ना, जितने हो सके। मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दें। हम कब से बोल रहे हैं आपको कि अब समय आ गया है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट लगाइए, जो भी डाउट, जो भी क्वेरी आ रही है वो पूछिए और अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है। और मैक्सिमम चीजें तो आपकी कवर हो ही चुकी है, बढ़िया से तैयारी करिए। चले, जय हिंद दोस्तों।